और देखिए, क्योंकि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बजट से क्या निकलकर सामने आया। सेठी साहब मेरे साथ हैं और साथ ही हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ मौजूद हैं। और क्योंकि अदिति, अब से थोड़ी ही देर पहले हमने प्रधानमंत्री को सुना, ये बताया गया कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है। आज उसी थोड़ी सी ऊंचाई पर हमने भी आने की कोशिश की है और इंडिया गेट पीछे हमें साफ नजर आ रहा है और ऐसे में बजट की बड़ी बातें भी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल में ये पूछूं कि क्या आप इस बजट से खुश हैं, और अगर हैं तो कौन कौन सी बड़ी बातें हैं, उनका क्या जिक्र करेंगे आप? ये किसी भी देश की जब वो आगे बढ़ता है, विकास की बात होती है, तो उस देश का स्ट्रक्चर, उस देश में किस तरह की चीज़ें हैं, तो ये बजट बैक टू बेसिक्स बजट है। कई बार हम आगे बढ़ने के चलते हम बेसिक चीज़ों को छूट जाते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया महिलाओं को सशक्त करने की एक बार फिर बात हुई, कैसे उनको वो तमाम चीज़ें उनको मिल सकती है। दूसरा, हम वापस से इतने लाख करोड़ जो हम वापस से बाथरूम्स और टॉयलेट्स को स्थापित कर रहे हैं, उसके अलावा हमने ग्रीन इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये क्या सब कुछ दिखाता है? ये दिखाता है पूर्णिमा कि हम लोग पॉल्यूशन को लेकर हम एक्चुअली में 2047 का विजन देख रहे हैं। आज आप ये सोचें कि आज ये बजट कल से जब शुरू होगा, लागू हो जाएगा जब से ये, तब से कैसा रहेगा? ये बजट दूरगामी बजट है। इसमें किसान को वापस से सशक्त करने की बात है। मोटा अनाज, क्योंकि जब ना सिर्फ भारत, पूरा वर्ल्ड है वो मोटे अनाज की उस चीज को समझ गया है। जिस तरह की भुखमरी है पूरे विश्व में, जिस तरह के हालात है पूरे विश्व में, वहां पर भुखमरी के चलते अब मोटा अनाज वो ताकत बन गया है कि अगर आपके पास मोटा अनाज है तो फिर आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ये कहा जाता है किसी के पास डिफेंस बहुत अच्छी है इसलिए वो सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है। जिसके पास मोटा अनाज होगा, उसकी बढ़त होगी और उसके खपत होगी और इनकम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, तमाम चीजें होंगी, वो सबसे सशक्त होगा। तो भारत उस कड़ी में आगे बढ़ता जा रहा है। वो तमाम चीजें, किसान सशक्त होगा तो भारत सशक्त होगा, और उसके लिए किस कड़ी में आगे काम हो रहा है। देखिए, क्लाइमेटिक चेंज इतना ज्यादा है, वैसे कहें कि भाई ये तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, ये बात सही है क्योंकि आखिरी बजट है मोदी सरकार का, और ये पिछले तमाम बजटों में सबसे अच्छा बजट इसलिए बताया गया है कि ये राजनीति और अर्थनीति दोनों का मिला जुला बजट है। इसमें युवा भी हैं तो इसमें महिला भी हैं। हाँ, जमीन पर जब बजट उतरता है तो उसकी तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन अगर इसको टेक्निकली समझा जाए पूर्णिमा, तो जो उछाल आया है बाजार में, उससे ये कहीं ना कहीं समझ आता है कि जो निवेश होने वाला है, इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और मैं चाहूंगी अदिति आप थोड़ा सा संभल के, क्योंकि हम लोग इस वक्त हॉट एयर बलून में है और देखिए कहा यह जाता है सेठी साहब की चुनौतियां बहुत हैं, तो एक तरीके की टर्बुलेंट राइड हो जाती है। फिलहाल हम तो देखिए इस हॉट एयर बलून में बहुत स्थिर खड़े हुए हैं, लेकिन जो आज बजट पेश किया गया, जब अदिति कह रही हैं 2047 का विजन हम रखते हैं, तो चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन क्या एक बड़े स्तर पर उन्हीं चुनौतियों से हमें कैसे पार पाना है, उसका एक खाका इस बजट के साथ रखा गया है? नहीं, देखिए आप, एक यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा राजनीतिक बजट है, राजनीतिक बजट इसलिए कि 2024 में चुनाव है, बड़े चुनाव है, उसको देखते हुए एक बड़ा लॉलीपॉप दे दिया गया है कि 7 लाख की इनकम का स्लैब है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि 7 लाख रुपए कमाए कैसे जाएंगे, देश के अंदर कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं, और महंगाई और रोजगार जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो भूमिहीन किसान की समस्याएं हैं, उनको एड्रेस नहीं किया गया। आपने कहा जी हम 20 लाख करोड़ रुपए का लोन देंगे, एक भूमिहीन किसान है, अनपढ़ किसान है, जो 1 एकड़ या 2 एकड़ भूमि का मालिक है, वो उसको पता ही नहीं लोन कैसे मिलना है, उसको तो नहीं, लेकिन इसीलिए तो देखिए डिजिटली उनको और ज्यादा सशक्त करने की बात की जा रही है। उनको ये कहा जा रहा है डिजिटली उनको ये समझाया जाएगा कि कैसे उन तमाम योजनाओं का वो फायदा उठा सकते हैं, उनको जागरूक किया जाएगा। दूसरा, किसानों की जो मांग है, अगर आप उसकी बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैसले आज लिए गए हैं जो किसानों के लिए मददगार साबित होंगे, उनसे तो हम इनकार नहीं कर सकते। देखिए, 1 साल तक किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठा रहा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी, तीनों कानून वापस लिए और उनसे वादा किया गया कि एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे, लेकिन उनको नहीं दिया गया और वो दोबारा तैयारी में है यहाँ आने के लिए। अगर आज के जो बजट में अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि जो भी उनकी फसल है उसको सही दाम में बेचने की जिम्मेदारी सरकार ने आज ली है। सही दाम की क्या डेफिनेशन है? सही दाम की डेफिनेशन तो जब वो पूरा किसान संघ बैठेगा, किसानों के साथ बैठेगा, तो अभी तो तय हो पाएगा। आज तक तो किसानों को बुलाया नहीं गया, 750-800 किसान मर जाते हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। 5,000 किसानों के ऊपर
फर्जी या जायज केस डाले गए हैं जो एक आंदोलन के अंदर थे, उनको जिनको वापस रद्द कर दिया गया है, और ज्यादातर नहीं, केस को अभी- रद्द कर अभी दिया नहीं- गया है। अभी नहीं रद्द किया गया नहीं, मैडम। और मैं अभी बताऊं नहीं- सेठी साहब एक बात और है, देखिए कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलने की जो बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की जब हम बात करते हैं, आज भी अदिति अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, इसका भी जिक्र इस बजट के दौरान किया गया। और सेठी साहब, दो महिलाएं आपके सामने हैं इस वक्त, और महिला सशक्तिकरण की देखिए बात होती है, जिस सम्मान पत्र की आज बात की गई वो कितना बड़ा एक गेम चेंजर महिलाओं के तौर पर आप देखती हैं, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। महिलाएं अगर सेविंग्स करना चाहती हैं महिला सम्मान पत्र के जरिए, उससे आपको क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण की राह में ये कदम कितना इंपॉर्टेंट और जरूरी था लेना? कोई भी महिला के लिए अगर आत्मनिर्भर इस तरीके से बनाया जाएगा, देखिए मैं फिर भी कह रही हूँ सेठी साहब, ये जो कोई भी बजट हो, चाहे आम बजट हो या किसी भी राज्य का बजट हो, जब वो आता है तो उसको डिकोड करके समझने में लगभग 48 से 72 घंटे लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज महिला आत्मनिर्भर होने के लिए अपने ही घरों में, और ऐसा नहीं है कि लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में भी लड़ाई लड़ रही है। अपर मिडिल क्लास में भी अगर आज उसको कोई खर्चा करना है, उसके पास अकाउंट नहीं होता था कुछ समय पहले तक, उसके पास पैसे नहीं होते थे, उसको मांगने पड़ते थे, फिर उसमें कितना खर्चा हुआ। अगर आज ये किसी भी तरीके से संभव हो पा रहा है कि वो अपनी बचत कर पा रही है, रख पा रही है अपने ऐसे समय के लिए जो कभी ना सोचना चाहिए, ऐसे समय के लिए अगर रख रही है, अगर महिला आत्मनिर्भर हो रही है, और देश में अगर किसान, महिला और युवा सशक्त हैं तो देश सशक्त है। नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि देश के अंदर महिला सशक्त है और किसान सशक्त है, तो ये इस देश हमारा कृषि प्रधान देश है। अगर आप उनकी एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे तो आपको उनको और कोई बेनिफिट देने की आवश्यकता नहीं है। आप महिलाओं की बात करते हैं, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करता हूँ, एक महिला के 35 टुकड़े हो जाते हैं, एक महिला को 13 किलोमीटर तक घसीटा जाता है। लेकिन बहुत ही सेठी साहब, ये देखिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इस बात का, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये बजट से बड़ा इतर है, ये बजट से बड़ा इतर हर है। राज्य में ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में हो रहा है इसलिए। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ बजट से बड़ा इतर है क्योंकि इसमें एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। दूसरा, आज जब हम बात कर रहे हैं तो जो बजट में जिन प्रावधानों को शामिल किया गया है उसकी हम बात करते हैं। अगर आदिवासियों को 15,000 करोड़ की नई योजनाओं का ऐलान किया जाता है तो आदिवासियों को और जो उनको संरक्षित करना, उनकी ज़मीन को संरक्षित करना, इसे लेकर हमने लगातार अदिति प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन देखा है, और ये विजन सशक्त भारत की तरफ, इस कर्तव्य पथ पर इस वक्त हम ऊपर हैं। आप ये तीनों, अगर अभी इस तरह की कोई खबर आए कि कोई चाइनीज ट्रूप हो या कोई पाकिस्तानी कुछ किसी भी हमारे बॉर्डर की तरफ बढ़े हैं, तो हम तीनों का खून यहाँ पर खोल जाएगा। आज उसके लिए डिफेंस के लिए इतना बड़ा बजट दिया है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई हरकत होती है तो चाहे अपोजिशन हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम जनता हो, ये कहती है कि हमारी सेना सशक्त नहीं है क्योंकि हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा नहीं है। आज डिफेंस को बजट दिया, बहुत अच्छा बजट दिया गया है डिफेंस को, और ये इसलिए हो रहा है कि हम अपने आप को वहाँ पे सशक्त भी करना चाह रहे हैं। हम दूसरे जो, जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें, हम चाइना की बात करते हैं, हम रशिया की बात करते हैं, रशिया के हालात ठीक नहीं है, पर हम इन सब की बात करते हैं कि हम अभी डिफेंस वाले मामले में इनसे बेहतर नहीं हैं। यहाँ पर जब विपक्ष ये सवाल जरूर उठा लेता है कि क्या कर रही है, और अब जब आज इतना बड़ा बजट दिया है जिसको ऑन रोल होने में, धरातल पे आने में समय जरूर लगेगा, पर तब क्यों विपक्ष नहीं बोलती कि ये बहुत बेहतर है? और नहीं सेठी साहब, इसमें एक बात और ऐड ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा बजट हम लोग लगातार सुबह से कवर कर रहे हैं इस बजट का, क्योंकि क्रक्स निकालना, और जैसे कि अदिति ने भी कहा कि पूरा 24 घंटा लग जाता है जब आप इसको पूरा डिकोड करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बजट में कोई तो ऐसी 3 बात होंगी या 5 बात होगी जो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप किसान पर बहुत फोकस कर रहे हैं। किसान के अलावा जो बाकी चीजों के लिए प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, जो बड़े ऐलान, जिसमें हम खाना की बात करें, जो ग्रामीण अन्न पहुंचाने की जो योजना है उसकी हम बात कर रहे हैं, गरीबों तक अन्न पहुंचाने की जो योजना है उसको 1 साल के लिए अदिति एक्सटेंड कर दिया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सर्किट की बात हो, टूरिज्म की बात हो, ये तमाम चीजों को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत कुछ दिया है। KYC, पैन, इन सबको ईज आउट करना। आप ये सोचिए कि लोगों के लिए कितनी ईज ऑफ लिविंग हो जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के लिए तो प्रधानमंत्री जी हमेशा बात करते हैं। मैं देखिए
देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हुआ है उसकी मैं तारीफ करता हूँ, उसके में कोई दो राय नहीं है। जो हाईवे को पूरे देश में जोड़ा गया है वो एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, आप मुझे तीन बातें इस बजट की जो आपको अच्छी लगी हो वो मेरे को बताएं। थोड़ी सी बात मैं बात करना चाहता हूँ, महंगाई के ऊपर बात कर रहा था। आटा जो है 40% बढ़ जाता है, दूध जो है 5 बार उसकी कीमत बढ़ जाती है। हम अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की बात करने के लिए खड़े हुए हैं। आप दूसरी बात आपने आर्मी वालों को कही, आप दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे ना। आप 1 रैंक 1 पेंशन के लिए फौज लड़ रही थी कितने टाइम से, उन्होंने पेंशन ही खत्म कर दी, उन्होंने कहा किस्सा ही खत्म कर दिया। आपका फौजियों के प्रति क्या सम्मान है? आपने जो एक फौजी है उसको अग्निवीर और अग्नि जो वायु है उसकी 4 साल की अवधि रखी है। 6,500 वैकेंसी है मैडम, 18 लाख एप्लीकेशंस आती हैं इस देश के अंदर। जो हम हंगर इंडेक्स में 101वीं पोजीशन के अंदर हैं। हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम इस देश के तो आपको क्यों लगता है कि आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि जो मोटा अनाज है उसको किस तरीके से विश्व भर में पहचान मिली है, आपको क्या नहीं लगता कि ये इसी तरीके से कुछ ऊंचाई पर भारत को एक विश्व पटल पर लेकर जाता है, जब पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है भारत के उन प्रयासों को, भारत कैसे एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, आपको क्यों वो अंडरमाइन आपको लगता है हो रहा है जब इतने बड़े ऐलान साथ साथ किए जा रहे हैं? देखिए ये मीडिया के अंदर और होर्डिंग्स के अंदर नज़र आता है, इस बात में कोई शक नहीं है कि हम अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं और जब कोई बात होती है हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से कंपैरिजन करते हैं। आप इस बात को समझिए, जो फॉरेन कंट्रीज़ है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, वहाँ पे लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी है। वहाँ पॉपुलेशन की भी तो आप बात कीजिए। पॉपुलेशन साहब, दरअसल होता क्या है कि हम कुछ नहीं करना चाहते, जो करेगी सरकार करेगी। कैसे? सरकार कहाँ, बजट क्या है? जितना आपका आय है और आपका खर्च, इसी का लेखा जोखा तो बजट है। अब जो आय है सरकार की वो क्या है? वो यही है कि आपसे जो टैक्स लिया जा रहा है उसको अलग फॉर्म में आपको देंगे। जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था, राजधर्म में कहा जाता था, राम राज्य में कहा जाता था कि सूरज पानी ले लेता है, पता भी नहीं चलता, और फिर वर्षा होती है, बारिश होती है, तो वो एक जो अलग खुशी होती है, लिया हुआ आप ही से होता है। वैसा ही टैक्स होना चाहिए। राजधर्म में भी यही कहा गया, राम राज्य में भी यही कहा गया। लेकिन सवाल उठता है कि वो टैक्स ले कैसे? अब अगर टैक्स में आपके 7 लाख तक जो वो कर दिया, फ्री कर दिया, अगर वो टैक्स नहीं ले तो फिर आय कहां से आएगी सरकार की? फिर क्या उधार वर्ल्ड बैंक से उधार ले? अच्छा, क्योंकि देखिए टैक्सेस की एलोकेशन गलत है। आप एक देखिए, मेडिक्लेम के ऊपर 18% जीएसटी है और डायमंड के ऊपर 1.5% जीएसटी है। आप इस बात को समझिए। आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को आपने इंडस्ट्री बना दिया। इसमें क्योंकि बहुत ही लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की सर सेठी जी जरूरत है। देखिए, क्योंकि बातें बहुत हो सकती है, लेकिन इसकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। इस वक्त हम लॉजिक सेंटर चलते हैं, वहां पर शिखा मौजूद है और उनके साथ कुछ मेहमान भी हैं। शिखा, ओवर टू यू। यहाँ तो ऊंचाई पर हम लोग हैं, इंडिया गेट के आगे इस वक्त हॉट एयर बलून पर मैं, अदिति सेठी साहब मौजूद हैं। वहां पर आप धरातल पर कैसा महसूस कर पा रही हैं इस बजट को लेकर, प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं? जी पूरे बिल्कुल। देखिए, बजट को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं, हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल है यहाँ पर मौजूद। निकिता जी, अब आपके पास आते हुए, चूंकि हम बात कर रहे थे एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे थे, हॉस्पिटैलिटी को क्या मिला उसके लिए भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। ऐसे में इस पूरे बजट को आप किस तरीके से देख रही हैं, और क्या हॉस्पिटैलिटी वाले में टैक्स रिबेट जो दिया गया है एज अ होल कमाई पर, क्या वो हॉस्पिटैलिटी में काम नहीं करेगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये बजट है ये काफ़ी अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए। इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ होप कि हम लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। और हॉस्पिटैलिटी से के सेक्टर के लिए मुझे थोड़ी और उम्मीद थी। तो जैसे हमने टूरिज्म को बूस्ट किया, बहुत ही अच्छा किया है, टूरिज्म के लिए इतना कुछ अभी स्टार्ट कर दिया है, पर हॉस्पिटैलिटी का जो सेक्टर है वो कोविड के समय पे मैक्सिमम हिट हुआ था। सो जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, रूम्स हैं, होटल्स के, और ये एक लोकेशन सेंट्रिक नहीं है, पूरे देश में हर जगह खाने पीने की जगहें मौजूद हैं, होटल्स मौजूद हैं। सो अगर एक इंसान जाता है, एक रूम में रहता है, तो 7,500 रुपीज़ के ऊपर
का जो टैक्स स्लैब है वो काफी हाई है, अभी 18% है। 18%। सो उसको अगर हम 18 से 12 तक अगर ले आए तो यस, हमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन फिर जो हॉस्पिटैलिटी ओनर है उनको तो नुकसान हो जाएगा। और आप अभी खुद कह रही हैं कि कोविड के टाइम में एमएसएमई सेक्टर्स जिस तरीके से गिरे, अगर हॉस्पिटैलिटी के टैक्स कम हो गए, फिर अगेन गोइंग टू बी लिटिल लॉजिकल, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को तो नुकसान होगा, उससे फायदा कैसे होगा? फायदा ऐसे होगा कि और एक तो पहली बात एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। सो अगर आप उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं 18 से, सो फॉर एग्जांपल एक इंसान जाता है एक 5 स्टार होटल में, वो पहले ही अपने वहां रहने का जो टैक्स स्लैब है वो काफी हाई दे रहा है, पर अगर आप वहां के खाने पीने का जो टैक्स का रेट है उसको अगर आप कम कर देते हैं, उसको आप 12% तक ले आते हैं, सो जो एक शहर में बाहर के जो लोग हैं वो भी तो आके खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंड इस वजह से सो द क्वांटिटी ऑफ पीपल, द क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन विल गो अप। सो इससे हमें फर्क पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। सो दिस इज समथिंग विच आई फील कि चलिए ठीक है, टेकिंग योर पॉइंट अप। प्रदीप जी, रोजगार को लेकर के, क्योंकि अभी शशि थरूर का बयान भी मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि बजट अच्छा आया है, बढ़िया आया है, कई सारे सेक्टर्स को फायदा हो रहा है, लेकिन बेरोजगारी की तो बात ही नहीं हुई, रोजगार के बारे में बात ही नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट में डिजिटलाइजेशन हुआ है और उसको लेकर के बढ़ावा, और खास तौर पर जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देना, क्या ऐसा नहीं लगता कि युवाओं के लिए है? क्योंकि स्टार्टअप्स में मोस्टली पहले भी पिछले कई सालों में स्टार्टअप को जैसे बूस्ट ऑन किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सामने आकर के उसे बूस्ट ऑन किया, तो ये रोजगार ही तो है, इसमें फिर दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए शिखा जी, सबसे बढ़िया बात बजट की जो खूबसूरती रही है, इन्होंने कौशल शिक्षा के लिए प्रावधान किया है। जो हम सोच रहे थे कि अगर यहाँ की जो एजुकेशन है ना, जो एजुकेशन में अगर बदलाव किया जाएगा, जो कि जैसे और कंट्री में है, जो कंट्री जिस कंट्री में राइज करा है, हमारी एजुकेशन किताबों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। आज जो स्टार्टअप कामयाब नहीं हो पा रहा, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को अगर सही एजुकेशन मिलेगी, सही दिशा में बच्चे शुरू से काम करेंगे, तो बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और बजट में यानी प्रदीप जी, आपके हिसाब से बजट बहुत बढ़िया है? बहुत, मैं तो कहूँगा 8 साल 2.0 का जो बजट है वो बेस्ट है। शिखा जी, मैं अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से 8 साल के अंदर सबसे अच्छा बजट दिया है मोदी सरकार के अंदर। मीडियम वर्ग का भी ध्यान रखा है, और इन्होंने जो इसके 3 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए कहा है, जो स्टार्टअप के लिए कि 3 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए छूट और दी जाएगी। अभी आप देखिए बजट के पूरे निकल के आएंगे शाम तक, जो है पूरे आंकड़े, अभी बहुत सारी बातें छुपी हुई है इसके बजट के अंदर। तो 3 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए छूट का प्रावधान ज्यादा करा है। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए अलग से ही एजुकेशन कॉलेज खोल रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी पहल है, ये होनी चाहिए। आज चाइना को देखिए आप, चाइना ने जो तरक्की करी है वो सिर्फ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है। 192 कंट्री के अंदर से 150 कंट्री से ऊपर उसका माल बाहर जाता है। चाइना जो बढ़ाया, लेकिन सर ठीक है, पॉपुलेशन वाइज भी भारत भी तो चाइना के, आज भारत की पॉपुलेशन चाइना से कम नहीं है। अगर सही अभी की जो रिपोर्ट्स आई है उसमें ज्यादा है, इज मोर देन चाइना एंड वी आर स्टिल डूइंग बेटर देन देम। अगर सही आंकड़े निकाले जाए तो चाइना से पॉपुलेशन हमारी कम नहीं है। लेकिन निकिता जी, आप क्षेत्रफल भूल गई उसका। ठीक है, मैं आपसे लगातार बात कर रही थी और आपने कहा कि अभी आपने एक डेटा भी निकाला है इनकम टैक्स रिबेट को लेकर के। अगर वो डेटा आप बहुत कम शब्दों में समझा सके हमारे दर्शकों को, जो जिनकी आय 7 से ऊपर है या कम है, कितने रुपए देने होंगे? बड़े मामूली तरीके से शिप्रा जी इसको समझाएगा। 25,000, 50,000, 45,000। शिखा जी, अगर आप देखेंगे कि जिनकी 15 लाख तक की इनकम है, अगर स्ट्रेट अवे स्लैब रेट लगाया जाए तो 10% का टैक्स रेट आएगा, 1.5 लाख का उनका टैक्स आ रहा है। तो एवरेज टैक्स रेट उनके लिए हो गया 10% का। ठीक है। लेकिन अगर आपकी 9 लाख की इनकम है तो आप ओल्ड रिजीम में जाइए विद डिडक्शंस, आपके लिए वो बेटर है। आपको 15 लाख की अगर इनकम आ रही है, आप न्यू रिजीम में वेरीफाई कीजिए, अप्रोक्सीमेट टैक्स आपका सिर्फ 1.5 लाख रुपए आ रहा है और एन एवरेज 10% रेट, जिसमें आपको 40,000 रुपए का फायदा हो रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम से। लेकिन अगर आप उससे नीचे के स्लैब्स में, जैसे कि ऑप्शन हर बार ऑप्शन है कि आप ओल्ड रिजीम और न्यू चलिए, यानी कि कुल मिलाकर के जो है फायदा तो लोगों को होगा। मैं आपके पास अरोड़ा साहब वापस आऊंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। महा कवरेज भारत 24 की बजट पर लगातार जारी, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।